खिलजी वंश के बाद शुरुआत होती है तुगलक वंश की। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह मूल रूप से तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क और माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली के पास एक नया नगर तुगलकाबाद बसाया। कुछ इतिहासकारों जैसे विंसेंट स्मिथ के अनुसार वह अपने पुत्र जूना खान के द्वारा मारा गया, जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जूना खान ने स्वयं को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से पेश किया और 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल रहा, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था और उसे कुरान, फिक्र, कविताओं और अन्य क्षेत्रों की व्यापक जानकारियाँ थी। वह अपने नाते, रिश्तेदारों, वजीरों पर हमेशा संदेह करता रहता था। वह अपने हर शत्रु को गंभीरता से लेता था। उसने ऐसे कई निर्णय लिए जिससे आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल हो गई। उदाहरण के लिए उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों को बदलवाने का आदेश दिया। उसका यह निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जाली सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया और उससे अपना जजिया कर चुकाने लगे। एक अन्य निर्णय के तहत उसने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी स्थानांतरित कर दी। बाद में देवगिरी का नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया तथा दिल्ली के लोगों को दौलताबाद स्थानांतरित होने के लिए जबरन दबाव डाला। जो स्थानांतरित हुए उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि दौलताबाद एक सूखा स्थान था, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या के अनुसार पीने का पानी बहुत कम उपलब्ध था। राजधानी को फिर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक के इस आदेश के कारण बड़ी संख्या में आए दिल्ली के मुसलमान दिल्ली वापस नहीं लौट पाए। मुस्लिमों के दिल्ली छोड़कर जाने के कारण भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई। मोहम्मद बिन तुगलक के इस फैसले के कारण दक्खन क्षेत्र के कई हिंदू और जैन मंदिर तोड़ दिए गए या उन्हें अपवित्र किया गया। उदाहरण के लिए स्वयंभू शिव मंदिर तथा हजार खंबा मंदिर, जिन्हें तबाह कर दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1327 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। यह लगातार जारी रहा, जिसके कारण उसके सल्तनत का भौगोलिक क्षेत्रफल सिकुड़ता रहा। उसी समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो कि दिल्ली सल्तनत द्वारा होने वाले आक्रमणों का मजबूती से प्रतिकार करने लगा। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और अपनी सेनाओं को हिमालय पर्वत से गुजरने का आदेश दिया। इस यात्रा में कुछ ही सैनिक जीवित बच पाए। जीवित बचकर लौटने वाले असफल होकर लौटे। उसके राज में 1329 से 1332 के दौरान उसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए जाने के निर्णय के कारण राजस्व में भारी क्षति हुई। उसने इस क्षति को पूर्ण करने के लिए करों में भारी वृद्धि की। इसी के कारण 1338 में उसके अपने भतीजे ने मालवा में बगावत कर दी, जिस पर उसने हमला किया और उसकी खाल उतार दी। 1339 में पूर्वी भागों से मुस्लिम सूबेदारों ने और दक्षिण भागों से हिंदू राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास इन बगावतों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे, जिससे उसका साम्राज्य सिकुड़ता गया। इतिहासकार वाल्फ्रेड ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत को सर्वाधिक अकाल झेलने पड़े थे, जब उसने ताम्र धातु के सिक्का का परीक्षण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में गुजरात के उन लोगों को पकड़ने के दौरान हो गई जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी। उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपने साम्राज्य के पुराने क्षेत्र को पाने के लिए 1359 में बंगाल के खिलाफ 11 महीने का युद्ध आरंभ किया। फिर भी बंगाल दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं हो पाया। फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने राज्य में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए व अकालों को रोकने के लिए यमुना नदी से एक सिंचाई हेतु नहर बनवाई। एक शिक्षित सुल्तान के रूप में उसने अपना संस्मरण भी लिखा। इस संस्मरण में उसने लिखा कि उसने अपने पूर्ववर्तियों के उलट अपने राज में यातना देना बंद कर दिया है। यातना जैसे कि अंग विच्छेदन, आंखें निकाल लेना, जिंदा व्यक्ति का शरीर चीर देना, रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, गले में पिघलता हुआ शीशा डालना, व्यक्ति को जिंदा फूंक देना आदि शामिल था। इस सुन्नी सुल्तान ने यह भी लिखा था कि वह सुन्नी समुदाय का धर्मांतरण सहन नहीं करता था।
न ही उसे वह प्रयास सहन थे जिसमें हिंदू अपने ध्वस्त मंदिरों को पुनः बनवाए। उसने लिखा है कि दंड के तौर पर बहुत से शिया, मेहंदी और हिंदुओं को मृत्यु दंड सुनाया। अपने संस्मरण में उसने अपनी उपलब्धियों के रूप में लिखा है कि उसने बहुत से हिंदुओं को सुन्नी इस्लाम धर्म में दीक्षित किया, उन्हें जजिया कर व अन्य करों से मुक्ति प्रदान की। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया उसने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही उसने व्यापक स्तर पर अपने अमीरों व गुलामों की भर्ती की। फिरोज शाह के राज की यातना में कमी तथा समाज के कुछ वर्गों के साथ किए जा रहे पक्षपात के खत्म करने के रूप में देखा गया, परंतु समाज के कुछ वर्गों के प्रति असहिष्णुता और उत्पीड़न में बढ़ोतरी भी हुई। फिरोज शाह की मृत्यु ने अराजकता और विघटन को जन्म दिया। इस राज के दो अंतिम शासक थे। दोनों ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और 1394 से 1397 तक शासन किया, जिनमें से एक महमूद तुगलक था जो कि फिरोज शाह तुगलक का बड़ा पुत्र था। उसने दिल्ली से शासन चलाया। दूसरा नुसरत शाह था जो कि फिरोज शाह तुगलक का ही रिश्तेदार था। उसने फिरोजाबाद पर शासन किया। दोनों संबंधियों के बीच युद्ध तब तक चलता रहा जब तक तैमूर लंग का 1398 में भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। तैमूर, जिसे पश्चिमी साहित्य में तैमूर लेन भी कहा जाता है, समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। उसे दिल्ली में सुल्तानों के बीच चल रही जंग के बारे में जानकारी थी, इसलिए उसने एक सुनियोजित ढंग से दिल्ली की ओर कूच किया। उसके कूच के दौरान 1 लाख से 2 लाख के बीच हिंदू मारे गए। तैमूर का भारत पर शासन करने का उद्देश्य नहीं था। उसने दिल्ली को जमकर लूटा और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। 5 दिनों तक उसकी सेना ने भयंकर नरसंहार किया। इस दौरान उसने भारी मात्रा में संपत्ति, गुलाम व औरतों को एकत्र किया और समरकंद वापस लौट गया। पूरे दिल्ली सल्तनत में अराजकता और महामारी फैल गई। सुल्तान महमूद तुगलक तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात भाग गया। आक्रमण के बाद वह फिर से वापस आया और तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ और कई गुटों के हाथों की कठपुतली बना रहा। फिर शुरुआत होती है सैयद वंश की। इसका शासनकाल 1414 से 1451 तक रहा। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार सैयद वंश के शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐतरीमेरी सिममेल राजवंश के पहले शासक को खजर खान के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने तैमूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की थी। दिल्ली के पास के लोगों ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाए थे। उनका उत्तराधिकारी मुबारक खान था, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह का नाम दिया और पंजाब के खो राज्य को फिर से हासिल करने की कोशिश की, जो कि असफल रही। सैयद वंश की शक्ति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। समीमल के अनुसार इस्लाम का पहला प्रमुख सुन्नी संप्रदाय कमज़ोर था। शिया, गुलाब जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदायों और इस्लामिक संस्कृति के नए प्रतिस्पर्धा केंद्रों ने दिल्ली से परे जड़ें निकाली। सैयद वंश को 1451 में लोधी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। लोधी वंश का शासनकाल 1491 से 1526 तक रहा। लोधी वंश अफगान लोधी जनजाति का था। बहलोल खान लोधी ने लोधी वंश की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पश्तून था। बहलोल लोधी ने अपना शासन शुरू किया। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार करने के लिए उसने जौनपुर सल्तनत पर हमला किया और एक संधि के द्वारा आंशिक रूप से सफल हुआ। इसके बाद दिल्ली से वाराणसी तक का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसके बेटे निजाम खान ने सत्ता संभाली। उसने खुद को सिकंदर लोधी के रूप में पुनः नामांकित किया और 1498 से 1517 तक शासन किया। राजवंश के बेहतर ज्ञात शासकों में से एक सिकंदर लोधी ने अपने भाई बारबक शाह को जौनपुर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपने बेटे जलाल खान को शासक के रूप में स्थापित किया। फिर पूर्व से बिहार पर दावा करने के लिए हमला बोल दिया। सिकंदर लोधी के शासन में मंदिरों को विनाश करने का अभियान चलाया गया। विशेषकर यह अभियान मथुरा के आसपास चलाया गया। उन्होंने अपनी राजधानी और अदालत को दिल्ली से आगरा विस्थापित कर दिया। इस प्रकार सिकंदर ने अपने शासनकाल के दौरान आगरा में भारत इस्लामी वास्तुकला के साथ इमारतों की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद आगरा का विकास मुगल साम्राज्य के दौरान जारी रहा। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में एक प्राकृतिक मौत हुई
और उनके दूसरे पुत्र इब्राहिम लोदी ने सत्ता ग्रहण की। इब्राहिम लोदी को अफ़गान और फ़ारसी प्रतिष्ठित या क्षेत्रीय प्रमुखों का समर्थन नहीं मिला। इब्राहिम ने अपने बड़े भाई जलाल खान पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी, जिन्हें उनके पिता ने जौनपुर के गवर्नर के रूप में स्थापित किया था। इब्राहिम लोदी अपनी शक्ति को मजबूत करने में असमर्थ थे और जलाल खान की मृत्यु के बाद पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोदी मुग़ल बाबर तक पहुंच गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मार डाला। इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुग़ल साम्राज्य ने इसकी जगह ले ली। तो दोस्तों, इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी तथा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।